आज इस चैप्टर की कौन सी क्लास आपकी है? सबसे पहली बात तो कैसे हैं आप लोग? पहले बताओ कैसे हो? ठीक है। ठीक हूँ सर। कौन सी क्लास नंबर ये बताओ? इस चैप्टर की सेकंड क्लास है, लिखिए क्लास नंबर सेकंड। अभी करते हैं बात। क्लास नंबर सेकंड। क्लास नंबर सेकंड और फर्स्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था सबसे आखिरी में देखो, क्योंकि पूरा सारी बातें तो रिपीट करना ठीक नहीं है। और मैंने सारी बातें कराई भी क्या थी पिछले क्लास में, पूरा का पूरा क्लास किस पे चला गया था? अकाउंटिंग को डिफाइन करने में चला गया था कि अकाउंटिंग का क्या डेफिनेशंस था। दो तरीके के डेफिनेशंस बताए थे। साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है, कौन से स्टेप साइंस है, कौन से स्टेप आर्ट है, और ये सब बातें हुई थी। और उसके बाद इसमें बात हुई थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आपको याद हो तो, जिसको मैंने कहा था कि इसको आप ये भी कह सकते हो स्टेप्स इन अकाउंटिंग, एक ही बात है। तो स्टेप्स इन अकाउंटिंग में पहला मैंने स्टेप्स बता दिया था आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। उसका दूसरा स्टेप्स था मेजरिंग, जिसमें मैंने कहा था कि जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, याद है? जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हैं? आप उसको मेजर करते हैं। मेजर मतलब उसकी अमाउंट कितनी है, 10,000 है या 5,000 है या वॉट एवर, उसकी मेजरिंग करते हो। मेजरिंग करने के बाद अब तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है आज की क्लास के लिए। मैंने कहा कि दो स्टेप कर लिया आपने कि आपको कौन कौन से आइटम्स है जो आपके लिए अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो आइडेंटिफाई हो गए, और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स थे जो आइडेंटिफाई हो गए उसकी वैल्यू क्या है, मेजरिंग क्या है, वो भी होगी। अब तीसरा स्टेप से स्टार्ट होगा आज की क्लास में, और वो क्या है? रिकॉर्डिंग। लिखिए जी बच्चे, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करो। तो रिकॉर्डिंग लिखिए। देखो जी बच्चों, यहाँ से आपका अकाउंटिंग या बुक कीपिंग स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो इससे पहले जो दो स्टेप्स थे आपके ना, कौन कौन से दो स्टेप्स? एक आइडेंटिफिकेशन और दूसरा वैल्यूएशन। इसमें आपको कुछ लिखना नहीं पड़ा था, ये आपको कुछ करना जरूर पड़ा था लेकिन कुछ लिख करके नहीं किया था आपने। लेकिन अब से आपका एक्चुअली लिखना स्टार्ट हुआ है यहाँ से। और जहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, प्रॉपरली अकाउंटिंग को नोट डाउन करते हो, तो अकाउंटिंग के जो पहला स्टेप्स है वो बुक कीपिंग होता है। हालांकि मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा लिख लो। अब आपका बुक कीपिंग स्टार्ट होता है। तो पहला स्टेप्स क्या है उसमें? रिकॉर्डिंग। हालांकि रिकॉर्डिंग आपके तीसरे नंबर पे है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अब आपने अकाउंटिंग को लिखना स्टार्ट किया, आपने ट्रांजेक्शन्स को लिखना स्टार्ट किया है। जहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया वहीं से बुक कीपिंग स्टार्ट हो गया, तो इसलिए इसको पहला स्टेप कह रहा हूँ। अदरवाइज अकाउंटिंग के ओवरऑल स्टेप्स के बारे में अगर बात करो तो ये थर्ड स्टेप पे है, रिकॉर्डिंग। क्या होता है सर इसमें? अगर मान लो कि आपने एक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया सैलरी का, और उसकी वैल्यूएशन कितनी करी? 10,000 की। दूसरा ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया आपने फर्नीचर का, उसकी वैल्यू कितनी करी आपने? 50,000। ठीक है जी, ये दो ट्रांजैक्शंस लिया मान लो। मान लो तीसरा और लिया, और वो क्या है? मान लो एक ले लेता हूँ मैं, रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर ए। अब इसके सामने मैं अमाउंट तो लिख नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा था ये चीज़। क्यों लिखा था? क्योंकि इसको तो हम यहाँ रखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये तो पहले ही बात हो चुकी, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम चूज़ करेंगे, उसकी वैल्यूएशन करेंगे। इसका मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जब ये दो चूज हो गए हैं, इसकी वैल्यूएशन भी हो गई, तो इसका क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? हाउ टू डू रिकॉर्डिंग?
ध्यान से समझना। रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम लोग? रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स, रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारे तरीका होता है। देखो, रिकॉर्डिंग करने का दो मेनली तरीका होता है। एक होता है क्या, टू मेक बुक्स, आपको बुक्स बनाने पड़ सकते हैं। और दूसरा होता है टू पास जर्नल एंट्री। या तो आपको बुक्स बनाने पड़ेंगे या क्या करने पड़ेंगे, जर्नल एंट्री पास करने पड़ेंगे। रिकॉर्डिंग हम जहां करते हैं, जिस जगह पे रिकॉर्डिंग करते हैं, वही बुक्स कहलाता है। या तो बुक्स होगा या फिर क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा। जर्नल एंट्री को हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं। जर्नल प्रॉपर। तो सर बुक्स कैसे बनाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए? ध्यान समझना, बहुत तरह के बुक्स बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शंस कैश में किया है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैश बुक। अगर कोई ट्रांजैक्शंस आपने आपने क्रेडिट में परचेज करी है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आगे ये रिपीट होगा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है तो उसके लिए परचेज बुक बनता है। ये सब आने वाले समय में न्यूमेरिकल्स में होगा। अगर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स किया है तो सेल्स बुक बनता है। अगर आपने परचेज रिटर्न किया है तो क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। अगर आपने सेल्स रिटर्न किया तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न बुक होगा। ये सब सेपरेट सेपरेट बुक बनते हैं। ठीक है जी बच्चों, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक। आगे चल के कुछ और बुक्स बनते हैं, वो है जैसे मान लो बिल्स रिसीवेबल बुक। हालांकि मैं यहाँ लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन ये सारा चीज़ बताऊंगा नहीं मैं आपको। और फिर बनता है बिल्स पेबल बुक, क्योंकि ये सब सेपरेट चैप्टर है। ये सब सेपरेट चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा। और लास्टली बनता है बुक्स। बनते बनते अगर आप थक गए, सारे ट्रांजैक्शंस बुक्स में नहीं पहुंच पाए, तो फिर बाद में बनता है जर्नल प्रॉपर। इसमें कौन आता है, दोज ट्रांजैक्शंस which cannot be recorded in any of the above books। जो ऊपर के सारे बुक्स में से किसी में भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, वो कहाँ आ जाएगा बच्चे बताओ, वो आ जाएगा जर्नल प्रॉपर में। मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बुक क्या बनेगा, कैश बुक। दूसरा कौन सी है, परचेज बुक। थर्ड सेल्स बुक। फोर्थ परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। फिफ्थ हो गया बी आर बुक। सिक्स्थ हो गया बीपी बुक। सेवन्थ हो गया। जिसकी एंट्री इन 7 बुक्स में नहीं हो पाई, जिसको इस 7 बुक्स में जगह नहीं मिल पाया, उसको जगह कहाँ मिलेगा, जर्नल प्रॉपर में। कहाँ जगह मिलेगा बच्चे, जर्नल प्रॉपर में। इसलिए मैंने क्या लिखा, दोज ट्रांजैक्शंस विच कैनॉट बी रिकॉर्डेड इन एनीवेयर ऑफ द अबव बुक्स। अबव कितने बुक्स, अबव 7 बुक्स। जो ऊपर के 7 बुक्स में जगह नहीं मिल पाया, उसके लिए जर्नल प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा। यहां तक की बातें क्लियर हो गई, पक्की बात, बोलो ना, यस सर। तो इन्हीं को रिकॉर्डिंग में यही सब काम करते हैं हम। रिकॉर्डिंग में यही सब काम करते हैं कि ट्रांजैक्शंस जो भी फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उनको अपनी अपनी जगह पे क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग की बात यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है। इतनी बातें तो बुक में बताई भी नहीं जितनी बातें मैंने बता दी आपको। आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग, और वो क्या है, क्लासिफिकेशंस। हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन।
इसमें क्या होता है सर, जब आप रिकॉर्ड करते हो ना तो सबको एक साथ रिकॉर्ड कर देते हो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं सपोज करो मैंने कैश बुक बनाया, सुन लिया जी। अभी कैश बुक कैसे बनेगा इसकी बात तुम छोड़ दो, बस ये समझ लो मैंने कैश बुक बनाया। कैश बुक में क्या होते हैं, सारे कैश के ट्रांजैक्शंस, अगर कैश आएगा तो इधर, जाएगा तो इधर। अभी आपको मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, बस समझने के लिए समझ लो। ये कैश आ रहा है प्लस साइड में और जा रहा है माइनस साइड में। तो कैश कहाँ से आ रहा है, कैश या तो सेल से आ सकता है, कैश या तो आपको सेल ऑफ बिल्डिंग से आ सकता है, नहीं आ सकता है बताओ। कैश आपको सेल ऑफ फर्नीचर से आ सकता है, कैश आपको बैंक लोन से आ सकता है। भाई कोई पूछने की बात है, कहीं से भी कैश आ सकता है। ऐसे ही कैश जाएगा तो कहाँ जाएगा, परचेजेस में कैश जाएगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग में कैश जा सकता है, या परचेज ऑफ मशीनरी में कैश जा सकता है, परचेज ऑफ मशीनरी में कैश जा सकता है। ठीक है जी। और कहाँ कहाँ जा सकता है, परचेज ऑफ मशीनरी, या बैंक लोन को वापस कर दो, बैंक लोन पेड बैक। ऐसे बहुत सारी वजह हो सकता है जहाँ कैश जा सकता है। तुमने क्या देखा कि जितने भी कैश आए सबको मैंने एक साथ कर दिया, जितने भी कैश गए सबको मैंने एक साथ कर दिया। लेकिन कैश बुक तो बना लिया मैंने, लेकिन पंगा क्या हुआ कि हमने सेल्स को भी, बिल्डिंग को भी, फर्नीचर को भी, बैंक लोन को भी, मशीनरी को, परचेजेस को, सबको एक साथ कर दिया। क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे, देखो कितने क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, क्या आप जानना चाहोगे आपकी टोटल सेल्स कितनी है, बताओ। आप जानना चाहोगे कि आपके पास अब कितनी बची हुई बिल्डिंग है, बताओ। आप जानना चाहोगे आपके पास आज कितना बचा हुआ फर्नीचर है, जानना चाहोगे बैंक लोन कितना बचा हुआ है, जानना चाहोगे कि परचेजेस कितनी टोटल है, जानना चाहोगे कि मशीनरी कितना हमारे पास है। अगर ये बैलेंस जानना चाहोगे आपकी आपके पास सेल्स कितनी बची है, बिल्डिंग कितनी बची है, फर्नीचर कितनी बची है, बैंक लोन कितनी बची है, परचेजेस कितनी बची है, मशीनरी कितनी बची है, तो आप ये कैश बुक देख करके पता नहीं लगा सकते, इम्पॉसिबल है। क्यों सर, कैश बुक देख के क्यों नहीं पता लगा सकते, इसलिए पता नहीं लगा सकते क्योंकि कैश बुक ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं आपको। वो तो सिर्फ क्या किया, पैसा आया तो इधर लिख दिया, गया तो इधर लिख दिया। ये कहाँ बता पा रहा है कि हमारे पास टोटल बिल्डिंग कितनी है, हमारे पास टोटल मशीनरी कितना है। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इन सब का अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा टू फाइंड आउट द बैलेंस। ध्यान देना, टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द अबव, balances of the above transactions, above items लिख दो। we have to make separate account for each items। हर आइटम्स के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, हर आइटम का सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, तब जाकर के आप पता लगा पाओगे कि भाई एक्चुअली हमारे पास कितनी बैलेंस है। मान गए जी, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, पक्की बात, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब का आपको सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यही सेपरेट अकाउंट खोलने को ही क्या कहते हैं हम, टू मेक separate account for each item is called what, is called classification। क्या कहलाता है वो, क्लासिफिकेशन कहलाता है। सब के लिए अलग अलग अकाउंट खोलना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्या होगा आगे चल के देखना, क्या होगा कि हम बिल्डिंग अकाउंट भी खोलेंगे, हम मशीनरी अकाउंट भी खोलेंगे,
क्या प्रॉपर फॉर्मेट होगा अभी मत ध्यान दो उस पर। हम परचेजेज अकाउंट भी खोलेंगे एंड सो ऑन, हम सारे तरह के अकाउंट खोलेंगे एक्सेट्रा। और ये ईच अकाउंट सेपरेट, इस अकाउंट खोलने के मेथड को जानते हो क्या बोलते हैं, सॉरी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू मेक लेजर्स, इसको बोलते हैं टू मेक व्हाट, लेजर्स, इसी को लेजर्स बोलते हैं। टू मेक लेजर्स मतलब व्हाट, जो हम क्लासिफिकेशन सेपरेटली करते हैं ना, इसी को बोलते हैं मेक लेजर्स, इसी को लेजर्स बोलते हैं। जैसे मैंने क्या किया, बिल्डिंग का लेजर बनाया, मशीनरी का लेजर बनाया, परचेजर लेजर बनाया, जितने भी सेपरेट अकाउंट खोलते हैं ना, ईच अकाउंट इज कॉल्ड व्हाट, ईच लेजर्स। बात समझ गए, ईच अकाउंट इज कॉल्ड व्हाट, ईच लेजर्स, LEDGERS, ये लेजर्स कहलाता है। मतलब क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम, सेपरेट सबका अकाउंट खोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, लेजर्स बनाते हैं, इट्स कॉल्ड लेजर बनाना। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन में हम लोग लेजर्स तैयार करते हैं। ठीक है सर, तो जर्नल एंट्री में जो करते थे उसको क्या करते थे हम, सॉरी रिकॉर्डिंग में, जो रिकॉर्डिंग में हम करते थे ना उसको बोलते थे जर्नल, जर्नलाइज करना। ये जर्नल प्रॉपर करते थे ना, जर्नल प्रॉपर, इसको बोलते हैं जर्नलाइज करना, JOURNALISE, टू जर्नलाइज। लेकिन जर्नलाइज किसका कर रहे हैं हम, सिर्फ इसका कर रहे हैं जो जर्नल प्रॉपर में है। जो आपने कैश बुक में डाला है उसको जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हम, वो तो रिकॉर्डिंग है। जो परचेज बुक में डाला वो भी रिकॉर्डिंग है, जो सेल्स बुक में डाला वो भी रिकॉर्डिंग है, जो जर्नल प्रॉपर में डालना वो भी रिकॉर्डिंग है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो जर्नल प्रॉपर में गया उसको हम जर्नलाइज करना बोलते हैं, टू पास जर्नल एंट्री, इसको बोलते हैं क्या, अगर सवाल में कभी लिखा है क्या आएगा, टू पास व्हाट, जर्नल एंट्रीज, इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग में दो काम करते हैं हम, पहले तो सबको बुक्स में रखने की कोशिश करते हैं, जो बुक्स में नहीं रह पाता उसके लिए क्या कर देते हैं, जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं, क्या करते हैं सिर्फ टू मेक व्हाट, टू मेक लेजर्स, लेजर्स बनाते हैं। तो सर ये लेजर्स जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हमारे पास क्या होता है जो हम लेजर्स बनाते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप में मेरे पास क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है ना, रिकॉर्डिंग के हेल्प से ही हम क्या बनाते हैं, क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग में क्या होता है हमारे पास, या तो बुक्स होता है या क्या होता है, जर्नल प्रॉपर होता है, मैंने JP लिख दिया, या तो बुक्स होता है जर्नल प्रॉपर होता है। इसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, लेजर्स। तो इसका मतलब या तो मुझे बुक्स हेल्प करता है या मुझे जर्नल प्रॉपर एंट्री हेल्प करता है, क्या बनाने के लिए, लेजर्स बनाने के लिए। या तो बुक के हेल्प से हम लेजर बनाएंगे या जर्नल प्रॉपर की हेल्प से हम लेजर बनाएंगे। तो इसके हेल्प से जो लेजर बनाते हैं, इसी मेथड को, इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, पोस्टिंग बोलते हैं। मतलब मैं लिख देता हूँ अलग से, ट्रांसफरिंग द डेटा ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट and of journal proper, transferring the data of books of account or journal proper to the separate ledgers is called what, is called posting। इसी को पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसको पोस्टिंग कहते हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में बात करो तो सर अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सब्सिडियरी, एक बात और जान लो, मैं मुझे याद आता है, मैं बताते जाता हूँ, सुनो एक चीज़ और, इसको ना इन सब को ना जानते हो क्या कहते हैं, कैश बुक को, इन सब का एक नाम रखते हैं हम, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स।
इसको सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। किसको? कैश बुक को, परचेज बुक को, सेल्स बुक को, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सब क्या कहलाते हैं? सब्सिडियरी बुक्स कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार कि मतलब आपके पास क्या है, आपके पास सब्सिडियरी बुक्स है और वहाँ से आप एंट्री कहाँ पास करते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? लेजर्स में। तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। सिंपल भाषा में कहो, सिंपल लैंग्वेज में कहो तो सब्सिडियरी बुक से ट्रांसफ़र करना कहाँ पे? लेजर्स में। क्या कहलाता है? पोस्टिंग कहलाता है। सब्सिडी बुक से ट्रांसफ़र करना कहाँ पे? लेजर्स में। क्या कहलाता है? पोस्टिंग कहलाता है। मान गए जी बच्चों? ये पोस्टिंग कहलाता है। यस सर, काफ़ी बातें हो गई क्लासिफिकेशन के बारे में। अब क्लासिफिकेशन के बाद आइए नेक्स्ट स्टेप आपका है समराइजिंग। नेक्स्ट स्टेप लिखिए। समराइजिंग। अब देखो ना, जब आपने लेजर्स बनाया तो लेजर्स में क्या हुआ? ढेर सारे अकाउंट खुल गए, ढेर सारे अकाउंट खुल गए। भाई अकाउंट की भी कोई कमी है? कितने सारे अकाउंट खुल जाए बताओ? या तो बैंक अकाउंट खुल जाएगा, या कैश अकाउंट खुल जाएगा, बिल्डिंग खुल जाएगा, एक्सेट्रा। कितना लिखूं मैं आपको? सैकड़ों हजारों अकाउंट खुल जाएंगे। क्या बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बिजनेस के होते हैं, जो पोस्ट होल्ड करते हैं, जिनको मैनेजमेंट, जिनको डिसीजन लेना होता है, क्या वो सारे आइटम्स को सेपरेटली स्टडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उन सबको मदद करने के लिए या फिर बिजनेस में फाइनली प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, जान लो एक ही बताओ, हम बिजनेस करते क्यों हैं? हम दो वजह से बिजनेस, एक सबसे मेरा अल्टीमेट मोटिव बिजनेस करने का क्या होता था जरा? हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है, नहीं होता है? हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इसलिए बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इसलिए बिजनेस करते हैं। तो प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे साल भर बिजनेस करने के बाद एक हिसाब किताब करना पड़ेगा। साल भर के बाद क्या करना पड़ेगा? हिसाब किताब करना पड़ेगा। हिसाब किताब करना पड़ेगा। पता इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल मतलब फाइनली, साल के आखिरी में हम क्या करते हैं? अकाउंट को बैलेंस करते हैं और उसके हेल्प से क्या निकालते हैं? हम उसके हेल्प से दो बात निकालते हैं। फाइनली क्या करते हैं? हम दो चीज़ करते हैं। सबसे आखिरी में तीन स्टेप्स मेरा होता है। देखो पहला स्टेप उसमें क्या होता है? पहली बात तो जान लो, फाइनल अकाउंट करने से पहले भी मुझे एक काम करना होता है और वो काम होता है आपको ट्रायल बैलेंस बनाना। क्या होता है बच्चे? हो ट्रायल बैलेंस बनाना। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ध्यान समझना। ट्रायल बैलेंस होता है जितने भी बैलेंसेस ऊपर आपने बनाए हैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों, जितने भी अकाउंट्स आपने ऊपर बनाए हैं, जैसे बैंक अकाउंट बनाया, जैसे कैश अकाउंट बनाया, आप दो ही अकाउंट ले लो ही, ये बैंक अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है। इसमें पूरे साल भर काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स हुए, ये भी हुए, ये भी हुए, ये भी हुए, काफ़ी सारा कुछ हुआ, इसमें भी हुआ। बाद में क्या करेंगे? इसको आप इसको बैलेंस करेंगे। आप ये पता करना चाहेंगे कि लास्टली मेरे पास कितने बैलेंस बच गए, लास्टली मेरे पास कितने बैलेंस बच गए। सिमिलरली कैश में भी आप करेंगे, हाउ मच बैलेंस लेफ्ट लास्टली एट द एंड ऑफ द ईयर। लिख देता हूँ मैं आपको, हाउ मच बैलेंस left of, how much balance left of each item at the end of the year। हर आइटम में कितने बैलेंस बच गए हैं साल के आखिरी में, इसको पता लगाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है बताओ? मुझे बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस। अब इसका नाम ट्रायल बैलेंस क्यों? देखो बैलेंस इसका नाम क्यों आपको पता चल रहा है?
क्योंकि बैलेंस में इसलिए है क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, हर सेपरेट सेपरेट अकाउंट को हम ऐड और माइनस करके नेट बैलेंस निकालते हैं। अरे भाई बंदे घर में भी ऐसा काम करते हैं। आप देखो ना, सपोज करो कि आपके फादर को पूरे महीने में एक दिन सैलरी मिलता है। अब वो महीने के आखिरी में क्या करते हैं, उसमें से जितना खर्च वर्च कर देते होंगे, फिर वो हिसाब किताब करके ये पता करते होंगे कि मेरे पास कितना बच गया। नहीं करते हैं क्या? तो यही तो कला है बैलेंस करना, इसलिए इसका नाम बैलेंस है। लेकिन ट्रायल बैलेंस क्यों बोलते हैं, अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखना आगे चल के बताऊंगा मैं आपको कि जब आप सारे लेजर्स बना लोगे और सारे लेजर्स का बैलेंसेस निकाल दोगे, ध्यान देना, सारे लेजर्स बनाओगे और सारे लेजर्स का बैलेंसेस निकाल लोगे, तो एक बैलेंस आएगा इस कॉलम में, इसको डेबिट कॉलम मान लो। अभी डेबिट वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी समझाने के लिए यूज़ कर देता हूँ। इसको डेबिट मान लो, इसको क्या मान लो, क्रेडिट मान लो। अभी मुझसे आप ये मत पूछना कि डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है, आपको वेट करना पड़ेगा। मान लो डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है। अगर मैं कुछ बैलेंसेज डेबिट में आया, कुछ बैलेंसेज क्रेडिट में आया, और जानते हो क्या होगा, जब इसको प्लस करोगे ना तो ये दोनों बैलेंसेज सेम होगा। ऑफ कोर्स सेम होगा। अभी आप कितना भी सर पटक लो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये तब समझ में आएगा जब मैं आपको ट्रायल बैलेंस सिखाऊंगा। लेकिन मैंने इसका नाम ट्रायल बैलेंस क्यों पढ़ा, इसलिए बताना पड़ा मुझे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डेबिट कॉलम में, इस कॉलम में जितने आइटम्स हैं और इसमें जितने आइटम्स हैं, उसका जो सम टोटल है वो बराबर है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा हिसाब किताब सब कुछ एक्यूरेट है, सही सही किया गया है। तो सिंस ये जो बैलेंसेज है, मुझे सब कुछ करने के बाद एक एक्यूरेसी बताता है कि हमने अकाउंटेंसी सही किया है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ट्रायल। ट्रायल मतलब ये बना करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा हिसाब किताब सही है कि नहीं है। तो जिस चीज़ के हेल्प से हम अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रख दिया गया, ट्रायल बैलेंस। समझ गए जी? ट्रायल बैलेंस समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो भी हम बनाना सिखाएंगे आपको। बस इतना समझ लीजिएगा कि ट्रायल बैलेंस जो हम करते हैं वो समराइजिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है वो? समराइजिंग का पार्ट है। और इसमें हम करते क्या है, जितने भी लेजर्स बनाए थे, जितने भी लेजर्स बनाए थे, उन सारे लेजर्स को हम प्लस माइनस करके उसका एक नेट फिगर निकालते हैं। और उस नेट फिगर निकाल करके उनको या तो हम डेबिट कॉलम में रखते हैं या उसको हम क्रेडिट कॉलम में रखते हैं। डेबिट क्रेडिट अभी नहीं बताएंगे, और ये दोनों क्या होता है, मैच करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस। बस, हालांकि मेरे लिए इतना ही कहना काफ़ी था कि समराइजिंग में क्या कह रहे हो, हाँ? अगर मुझसे आप डेबिट एंड क्रेडिट अभी पूछोगे तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सुनो, मैं यहाँ से डेबिट उड़ा देता हूँ और मैं यहाँ से क्रेडिट उड़ा देता हूँ। अब समझ लो कुछ कुछ बोला ही नहीं मैंने, क्योंकि अभी डेबिट क्रेडिट बोलने का मतलब हुआ कि सारी डिस्कशन से बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं अभी वो काम नहीं कर सकता हूँ, अभी हटा दीजिए बिल्कुल इस चीज़ को आप। बस ये समझ लीजिए दो कॉलम बन गया है, एक कॉलम में कुछ रखा हुआ है, दूसरे कॉलम में कुछ रखा हुआ है, और दोनों मैच कर रहा है, इसलिए इसका नाम ट्रायल बैलेंस है। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि समराइजिंग में पहला स्टेप क्या है, ट्रायल बैलेंस का। समराइजिंग जो करते हैं उसमें पहला स्टेप क्या है, ट्रायल बैलेंस का। और दूसरा स्टेप क्या है, फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, दो काम करते हैं। फाइनल अकाउंट दो काम करते हैं, एक क्या करते हैं, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम करते हैं हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता है, इससे मुझे या तो प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। बैलेंस शीट से क्या मिलता है, बैलेंस शीट फिर इस तरह का होता है, इस तरह का 50% पोर्शन इधर होता है, इधर लायबिलिटी का कॉलम होता है, इधर एसेट्स होता है, और लायबिलिटी और एसेट्स, इधर लायबिलिटी होता है और कैपिटल होता है, इधर एसेट्स होते हैं। जब एसेट्स को प्लस करते हैं और लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस करते हैं तो दोनों क्या आता है, इक्वल आता है, इक्वल आता है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट से मुझे क्या मिलता है, बैलेंस शीट से मुझे एक चीज़ मिलता है कि मेरे पास कितने एसेट्स टोटल हैं। आज मेरे पास कितने एसेट्स हैं, हाउ मच एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल
वी हैव एज ऑफ टुडे, आज के दिन मेरे पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, इसको निकालने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो मुझे खुद बताओ ना, क्या एक बिजनेसमैन तुम हो तो क्या तुम जानना चाहोगे नहीं कि आज मेरे पास कितना एसेट है? बताओ जल्दी से। मेरे पास कितनी लायबिलिटी है जानना चाहोगे, मेरे पास कितना कैपिटल है जानना चाहोगे। एसेट्स किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलता है, कैपिटल किसको बोलते हैं, ये सब टर्म्स मैंने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा रखा है या पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे भी देख पाएंगे। लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स पढ़ेंगे तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपके पास होगा, वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। तो हाउ मच एसेट लायबिलिटी कैपिटल वी हैव, इस बात की जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है, बैलेंस शीट से मिलती है। तो मैं लास्टली आपको कहना चाहूँ कि सब समराइजिंग में हम क्या क्या करते हैं। तो पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये P/L का मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, A/C का मतलब क्या हुआ, अकाउंट, A/C का मतलब क्या हुआ, अकाउंट, याद रखिएगा। और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सारा काम करना क्या हो गया, आपका समराइजिंग हो गया। जितना भी आपने स्टेप्स उठाया है ये सारा काम आपका समराइजिंग का है। जब ये सारा काम आपने कर दिया बच्चे, तो फाइनली आपको अब कुछ और स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और वो थ्योरेटिकल स्टेप्स होते हैं, वो अकाउंटिंग स्टेप्स नहीं होते हैं, वो थ्योरेटिकल होते हैं। वो सिक्स्थ क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्या होता है सर इससे, भाई जब आपके सामने प्रॉफिट आ गया, आपके सामने बैलेंस शीट आ गया, आपके सामने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आ गया, सब कुछ आपके सामने है, तो क्या आप एनालाइज नहीं करोगे? एनालाइज करना समझते हो क्या होता है? मैं बताता हूँ क्या होता है। कभी कभार आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे, नहीं आए ना, तो आप बैठ के सोचते होंगे कि भाई क्यों अच्छे नहीं आए। तो आपको बहुत सारी बात याद आती होगी मैंने यहाँ ये गलत किया, मैंने वहाँ गलत किया, उस रात में ढंग से पढ़ा नहीं किया, उस रात में शादी में चला गया था, उस रात में खेलता रह गया, अगर ये सब ना किया होता तो मेरे मार्क्स अच्छे आए होते। नहीं करते, बताओ जरा। तो यही सब जो आप स्टेप्स सोच रहे होते हो कि गलती क्या हुई है, इसी को एनालिसिस करना करते हैं। और उसी एनालिसिस को अगर आप लिख लो कि चलो भाई ऐसा करता हूँ, इस बार जो मैंने गलती करी है ना उन सबको मैं लिख लेता हूँ, सो दैट कि अगली बार जब एग्ज़ाम होगा तो ये सब गलती हम नहीं करेंगे। एग्ज़ाम से पहले शादी में नहीं जाएंगे, लेट नाइट तक खेलेंगे नहीं, कुछ टाइम पास नहीं करेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, प्रॉपर एग्ज़ाम देंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, हमारे मार्क्स अपने आप क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो और लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इंटरप्रिटेशन। देखा आपने, आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझा दिया, इसको ही बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बिजनेसमैन भी यही काम करता है, जब वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखता है, जब वो बैलेंस शीट को देखता है, उसमें अच्छा है तो बहुत खुश होता है और अच्छा करने की कोशिश करता है, ख़राब है तो नाराज़ होता है, और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है, लिखता है उन चीज़ों को। और लास्ट में क्या होता है, कम्युनिकेशन। जो भी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपने किया है उसको कम्युनिकेट भी करोगे। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि एक बार आप जो भी एनालिसिस कर लिया, जो भी इंटरप्रेट कर लिया, उसको बना करके आप अपने स्टाफ्स को बताओगे, आप अपने बिजनेस से जुड़े हुए सारे लोगों को बताओगे, जो लोग मिल करके बिजनेस को क्या करेगा, इम्प्रूव कराने में हेल्प करेगा। अगर उन सब लोगों तक आप ये बात नहीं पहुंचाओगे, जितने भी लोग आपके बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ मिल के काम करेंगे और आपके बिज़नेस की कमियों को दूर करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उन तक अगर इस एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को कम्युनिकेट नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या हुआ, फिर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मान लीजिए एक डॉक्टर आपको देखता है और आपकी कमियों को बताता है कि आपकी कमियाँ ये है, आपका हेल्थ इशूज़ इसलिए आ रहा है, उन्होंने, अगर मान लो डॉक्टर ने देख करके मन ही मन चुप रह गया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा, वो सारी समस्याएं आप तक कम्युनिकेट करनी पड़ेगी, सो दैट कि आगे चल के आप स्टेप्स लोगे और अपनी हेल्थ को क्या करोगे, इम्प्रूव कर पाओगे। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, डॉक्टर कम्युनिकेट नहीं करता है, डॉक्टर देखता है बस दवाई लिख देता है। अगर एक डॉक्टर ढंग से पेशेंट को बताए कि आपकी समस्या का वजह क्या है, और अगर आप इसको कुछ इस तरह के स्टेप्स लोगे तो आपकी बीमारी क्या हो सकती है, आने वाले टाइम में दूर हो सकती है, तो फिर तो बहुत अच्छा हो। लेकिन डॉक्टर ऐसा करते नहीं है, वो आपकी हैबिट नहीं सुधारते हैं,
वो सिर्फ टैबलेट खिलाते हैं। मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स की बात यही है जो टैबलेट खिलाने में बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं बंदा अगर एक्सरसाइज करेगा, बंदा अगर ढंग से सोएगा, ढंग से खाएगा, ढंग से पिएगा, तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, तो फिर हमारे पास कौन आएगा। मतलब साफ सी बात कहने का ये है कि मैं हेल्थ के बारे में मैसेज देना चाहता हूँ कि ढंग से खाए, ढंग से सोए, ढंग से पढ़े, टाइम पर सब कुछ किए, तो शायद आपका हेल्थ भी क्या रहेगा, हमेशा परफेक्ट रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। एनीवे बच्चे, आइए जी। तो ये अकाउंटिंग के इतने स्टेप्स थे जो स्टेप्स मैंने आपको आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। काफ़ी अच्छी सी बातें हुई आपसे। अगर मेरी बातों को आप सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मेरा मकसद भी यही है कि मज़ा आपको आए और अकाउंटिंग की दुनिया में आप खींचे चले जाएं। बिल्कुल बुक्स तो छोड़ने का मन ना करे आपको, आपको मन करे बुक्स खोल के पढ़ते चलूँ कि क्या है बुक्स में यार। क्योंकि किसी भी टीचर के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे दिक्कत क्या होता है कि उसको मज़ा आना। अगर आपको इस सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आएगा तो फिर आगे आने वाले समय में आप इसको और बढ़िया से नहीं पढ़ पाओगे, जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट बात है क्या होना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए। तो आइए जी, जब मैंने इतनी सारी बातें कही है आपसे, तो कुछ आपको होमवर्क भी देता हूँ। क्या होमवर्क देते हैं सर? देखिए दिखाता हूँ। या मैं देख सकता हूँ कि एक लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, हेडिंग लिखिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो तो सही कितना कर पाता हूँ, कर लेता हूँ आज की क्लास में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए जी, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखो क्या है। मैं कुछ बातें बोलता हूँ, अगर मुझे लगेगा लिखना इंपॉर्टेंट तो लिखूंगा, नहीं छोड़ दूंगा। पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भाई अभी तो आपने दिखा है ना कि स्टेप्स इन अकाउंटिंग में क्या देखा कि हम लोग क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे ना। तो अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो रिकॉर्डिंग कहाँ से होगा? मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा है डिटर्मिनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। देखो जी भाई, रिकॉर्डिंग करना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। डिटर्मिनिंग द फाइनल फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मैं ये शॉर्ट लिख रहा हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है और कितना क्या है, कैपिटल है। इसको बोलते फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करना। भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं होगा तो मैनेजमेंट स्टेप्स कैसे लेगा? सुन रहे हो जी बच्चों? अगर मैनेजमेंट को पता ही नहीं है कि मेरे बिजनेस में क्या डेट, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, वो कोई भी स्टेप्स नहीं ले पाएगा, कोई भी स्टेप्स नहीं ले पाएगा। और क्या हो सकता है? मैनेजमेंट को हेल्प करना। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए? आपके बिजनेस की अकाउंटिंग की जानकारी चाहिए। नहीं चाहिए? बताओ। आपके बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या बैलेंस शीट है, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है, सारी जानकारी हर किसी को चाहिए जो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो सर मेरे बिजनेस से कौन कौन जुड़ा हुआ है? भाई आपके बिजनेस से तो पहले आप जुड़े हुए हो, बिजनेसमैन है। दूसरा आपके स्टाफ्स लोग जुड़ा हुआ है। तीसरा गवर्नमेंट जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए होता है आपके बिजनेस से, गवर्नमेंट जुड़ी हुई है। चौथा सोसाइटी के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। अभी चल के आगे चल के बताएंगे आपको कि हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए क्या इंटरेस्टेड होते हैं, उसकी बात भी होगी आपसे। लास्ट में है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। इसी में प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। भाई बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उनका हिसाब किताब रखोगे, सब कुछ सारा पिक्चर आपके सामने होगा, तो फिर एसेट्स को बचाने में आपको हेल्प मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हिसाब किताब रखोगे नहीं तो कभी भी कोई एसेट आपका सेल हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं आप बिजनेस में क्या खर्च कर रहे हो, पता ही नहीं क्या आमदनी हो रही है, क्या इनकम हो रही है। पता चला कि खूब
ढेर सारा पैसा बिजनेस में लगाए जा रहे हो, एक दिन सारे एसेट बिक गए आपके। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं नहीं चाहता हूँ कि एकदम 100% रट्टूमल तोता आप बन जाएं। कुछ बातें क्या हो आप खुद से भी करें, खुद से भी लिखें। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट लिखाए हैं, उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे, ये आपका होमवर्क रहा। आगे बात होती है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी मैं आपका होमवर्क में दूंगा, क्योंकि ये भी उससे मिलता जुलता है। किससे? स्टेप्स इन अकाउंटिंग से। जो स्टेप्स इन अकाउंटिंग बताया था उसी से मिलता जुलता है, दोनों सेम ही। देखो ना, मेंटरिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी की बात हो गया, फंक्शन अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में देखो वही बात है, मेंटरिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वही बात है भाई। प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करना है, लेजर्स बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है, ये सब लिखते जाओगे, यही इसका फंक्शंस है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस, असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट। देखो बिल्कुल सेम है ना? सेम बताओ, बिल्कुल सेम है। देखो थोड़ी बहुत तो दिमाग आपको खुद भी लगाना पड़ेगा। बच्चे अगर मुझे एक एक बातें आपसे लिखवाने के लिए कहोगे यहाँ पे, तो आपको नुकसान हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो मेजर बातें हैं, इश्यूज़ है, उस पर हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे, फालतू चीज़ों में ध्यान मेरा लगता चला जाएगा। देखो ये सब रिपीटिंग नेचर के थे, तो ये फंक्शंस भी आप कर सकते हैं। आगे बात आती है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो जी बच्चों, अगर कुछ बातें मैं आप पर नहीं छोड़ूंगा ना, तो क्रिएटिविटी नहीं हो पाएगी फिर आपकी, आप फिर अटूमल बन जाओगे। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं भाई? इतना देर से मैं फिर क्या बात कर रहा हूँ? रिकॉर्डिंग करके क्या फ़ायदा है, बैलेंस शीट बना के क्या फ़ायदा है, प्रॉफिट लॉस निकाल के क्या फ़ायदा, आपको पता नहीं है क्या इसके बारे में? तो यहाँ पे भी आपको 8, 9, 10, 11 पॉइंट दे रखे हैं, इसको भी आपको एक बार एक्सप्लेन करना है। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत मज़ेदार पॉइंट्स आपको सिखाने हैं। और दूसरी बात है कि अगर मान लो कोई टीचर अगर सेपरेटली इसी चैप्टर का यूनिट टेस्ट लिया, तब तो ये टॉपिक एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अदरवाइज़ अगर पूरा एनुअल एग्जाम होगा, सुन रहे हो, या फिर मान लो टर्मिनल एग्जाम होगा, तो ये सब क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांस है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं ना कि इसका कोई महत्व ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर यही चैप्टर पूछा जाएगा तो क्यों नहीं आएगा। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग देखो कौन कौन सा एडवांटेजेस है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, भाई देखो अकाउंटिंग में कुछ बातें आप लिखते हो ना, सारी बातें लिखते हो जो लिखने वाली चीज़ होती है, अगर नहीं लिखोगे तो दिमाग में रखने की कोशिश करोगे। दिमाग का क्या है, मेमोरी फिक्स है। एक दिन कोई बातें भूल गई ना तो बात ख़त्म हो गया। जैसे मान लो मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, अगर मैं सबसे फ़ी लेता हूँ, मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा तो मैं क्या होगा, किसी दिन किसी से फ़ी लेना भूल जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। और ये आपकी ज़िंदगी की बात भी है। तो अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। उसके बाद है फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव स्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास 5 साल 6 साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, ओह सुन रहे नहीं सुन रहे हो, मेरे पास 5 साल 6 साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि मेरा बिजनेस इंप्रूव कर रहा है या मेरा बिजनेस पीछे जा रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो। फैसिलिटेटिंग, क्या फैसिलिटी करता है, ट्रेडिंग। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट को अगर टैक्स पे करना हो तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपके प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, और प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंटिंग करना पड़ेगा। फैसिलिटेट्स लोन, अगर आप किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाओगे ना, तो बैंक पूछेगा भाई साहब आपकी हैसियत क्या है, मैं लोन क्यों दूं आपको। तो हैसियत का मतलब हुआ कि वो आपसे बैलेंस शीट पूछ रहा है। सुन रहे हो जी बात? अगर बैंक में लोन लेने जाओगे तो बैंक पूछेगा भाई साहब हैसियत क्या है, हैसियत का मतलब वो आपसे बैलेंस शीट पूछ रहा है, आपसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट मांग रहा है, आप उसको दिखा दो। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, बैलेंस शीट भी अच्छी खासी होगी, तो इसका मतलब हैसियत आपकी अच्छी है, तो आपको लोन दे देगा। तो इसका मतलब आपको लोन लेने में भी हेल्प करता है कौन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एविडेंस इन कोर्ट, अगर कोई केस कर दिया आपके खिलाफ या कुछ प्रॉब्लम आ गया, लीगल प्रॉब्लम आ गया, तो कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी काम आएगा। फैसिलिटीज, फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ बिजनेस। अगर मान लो आगे चल के, मान लो सपोज करो आपको बिजनेस चलाने का मन नहीं कर रहा है, आगे चल के आपको बिजनेस चलाने का मन नहीं कर रहा है, आपका मन करता है बिजनेस बंद कर दो, बहुत हो गया अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे किसी को दे दोगे क्या? ऐसे किसी को सड़क पे किसी को दे के चले जाओगे? नहीं ना, उसकी वैल्यूएशन करोगे।
और तब जाके कुछ पैसा में उसको बेचोगे तो वैल्यूएशन करने में कौन हेल्प करेगा आपको? जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके पास है ना, उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हेल्प से वैल्यूएशन में आपको मदद मिलेगी। यस सर। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर बिजनेस बंद हो गया, बर्बाद हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, मतलब उनके पास एसेट कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसा सिचुएशन आ गया तो उस केस में आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपको हेल्प करेगा इंसॉल्वेंसी के हेल्प केस में। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, अगर मान लो 4-5 पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे हो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉस निकालने में और सारे हिसाब किताब को रखने में मदद करता है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। तो बेटा जान ये 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट जो दिया हुआ है ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया है। अगर मीनिंग क्लियर ना हो तो फिर दोबारा से मेरे लेक्चर को सुन सकते हो। रट्टू मल मत बनो, कुछ बातों को अपने दिमाग से भी समझने की कोशिश करो, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, लॉन्ग रन में फ़ायदा पहुँचाएगा। आगे बात आती है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग इन ए बिजनेस एंड बहुत बातें और भी है, बहुत बातें हैं। ऐसा नहीं है कि हर बातों को ऐसे ही आप पर हम छोड़ के निकल जाएंगे, बहुत बातें मुझे भी आपसे करनी है, बहुत बातें करनी है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन आपका बेसिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंजॉय कीजिए बच्चों, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों एंजॉय कीजिए। अगर कोई बच्चा चैप्टर 1 को समझ नहीं पाता प्रॉपर तरीके से तो मैं कहूँगा अगर चैप्टर 1 को समझने में कुछ टर्म समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पहले चैप्टर 2 पढ़ जाओ, चैप्टर 2 पढ़ जाओ, वहाँ पे सारे टर्म्स क्लियर कर लो, फिर चैप्टर 1 में आ जाओ, फिर देखना मज़ा आ जाएगा आपको। समझ गए जी बच्चों मैंने क्या कहा? चैप्टर 2 पढ़ जाओ, समझ गए जी? चैप्टर 2 पढ़ जाओ और वहाँ पढ़ने के बाद आप आ जाओ कहाँ पे? चैप्टर 1 पे आ जाओ, फिर सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको सब कुछ अपने आप क्या आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को क्या करता हूँ मैं, इस क्लास को सॉरी आज यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास से फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।